नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आरएसएस संगठनों की 3 दिवसीय समावन्य बैठक आज। मोहन भागवत और जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। पीएम मोदी आज सेंटर स्टेट टेक्नोलॉजी का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। सीएम गहलोत के घर में गृह मंत्री शाह। जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक को आज करेंगे संबोधित। आज सऊदी जा रहे विदेश मंत्री। रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। थरूर समेत 5 सांसदों को लिखी चिट्ठी। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े अलग अलग संगठनों की समावन्य बैठक आज से शुरू हो रही है। यह 3 दिवसीय बैठक है और छत्तीसगढ़ के रायपुर के जैनम मानस भवन में यह समावन्य बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्य के बारे में गहन चर्चा करेंगे। बैठक के शुरू होने का संभावित समय सुबह 10 बजे का था। अखिल भारतीय स्तर की इस वार्षिक बैठक में पर्यावरण, परिवार प्रबंधन और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर समावन्वित प्रयासों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सर संचालक मोहन भागवत और प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। तो ये बैठक चल रही है। आपको बता दें इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस खास मौके पर देश भर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और सचिव सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान वो सभा को संबोधित भी करेंगे। देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। आपने बता दें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य संघवाद के उत्साह से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 10-11 सितंबर 2022 को साइंस सिटी अहमदाबाद में चलेगा। आपको बता दें कि इसमें साइंस सिटी और विजन 2047 राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल और 2030 तक अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना, किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार, हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भूमि आदि के साथ सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा डिप्लोमेशन मिशन और तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और देश की भविष्य के अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता जैसे विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार शाम जैसलमेर पहुंच गए। शाह आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के सम्मान पत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तनौट मंदिर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि जोधपुर के एक होटल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन पत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने शुक्रवार सुबह जोधपुर में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा की बैठक के समापन पत्र के तुरंत बाद अमित शाह जोधपुर के दशहरा मैदान में होने वाली बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में अपना संबोधन देंगे। आपको बता दें इस बैठक के लिए पूरा संभाग के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जुटाया जा रहा है और पार्टी के एक नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ऐतिहासिक होने जा रही है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का उद्देश्य राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करना है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर भी है।
केंद्रीय विदेश मंत्री आपको बता दें कि एस जयशंकर आज अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत सऊदी अरब जा रहे हैं। विदेश मंत्री के रूप में वो पहली बार सऊदी अरब में होंगे। विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में राजनीति, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत और सऊदी अरब के संबंध मजबूत हुए हैं। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भी दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व करीबी संपर्क में रहा। विदेश मंत्री की इस यात्रा पर द्विपक्षीय साझेदारी को एक प्रांगण करने के तरीकों पर चर्चा होगी। दरअसल भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक साझेदारी परिषद की रूपरेखा के तहत राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और संस्कृति समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक होनी है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में उनके सऊदी समक्ष शहजादा फैसला और बिना फरमान अल्दाऊ सह अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की जाएगी और संयुक्त समिति के तहत PSSC समिति के 4 संयुक्त कार्यकारी समूह राजनीतिक और दूतावास कानून और सुरक्षा, सामाजिक और संस्कृति और सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर हुई प्रगति पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पिछले कुछ समय में इन समूह और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी हुई है। तो आज बता दें कि एस जयशंकर विदेश दौरे पर जा रहे हैं जहां यह बैठक होनी है। कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने के संकेत दिए थे, तो इसके बाद इस सवाल को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें इसी बीच कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिख दिया है। मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखने वाले सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्तिक चिदंबरम और अब्दुल खलीक शामिल हैं। इनमें से 2 सांसद थरूर और तिवारी का संबंध कांग्रेस के G23 समूह से है। बता दें कि सांसदों ने पत्र में कहा कि हमारी राय है कि अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन मंडल की सूची मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों को प्रदान की जाए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत शुक्रवार करीब 17 किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने पदयात्रा में करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। आपको बता दें कि कन्याकुमारी जिले में उन्होंने किसानों, स्वच्छता कर्मी, आदिवासी कार्यकर्ताओं, यूट्यूबर्स के साथ चले और पंचायत नेताओं के साथ बातचीत भी की है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा है कि यात्रा एक अलग कवायद है, लेकिन इससे विपक्ष एकजुट में मदद मिलेगी। बता दें कि पूछना जाने पर क्या वो पार्टी अध्यक्ष का पद संभालेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अध्यक्ष बनूंगा या नहीं बनूंगा चुनाव होने पर स्पष्ट हो जाएगा, तब तक इंतजार करिए। अगर मैं चुनाव में खड़ा नहीं हुआ तो मुझसे पूछिएगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये अपने जवाब में कहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आज राज्य में सांकेतिक बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने ट्रेडर्स और अन्य व्यापारियों से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने शटर बंद करने की अपील की है। पार्टी के प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने लोगों से महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने और संविदा कर्मियों की नौकरी दिलाने के लिए बंद में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीप ने आरोप लगाया है कि 4,36,663 योग्य युवा बेरोजगार हैं। कुछ
4,58,976 बेरोजगार युवा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, जबकि 4.50 लाख सरकारी पद खाली हैं। सैकड़ों ग्राम पंचायत ग्राम सेवक अधिकारियों को बिना काम कर रही है। आपको बता दें कि सैकड़ों सरकारी पुस्तकालयों में नियमित स्टाफ नहीं है और 27,000 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं। महंगाई पर बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 1,060 रुपए, पेट्रोल की कीमत 95 रुपए और सीएनजी की कीमत 84 रुपए प्रति किलो हो गई है। इन सभी आपदाओं का नागरिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। लगातार विरोध के बाद भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए विरोध का फैसला किया गया है। बता दें कि सभी जिले और कांग्रेस समितियों और कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है कि बंद बड़े स्तर पर और सफल हो, लेकिन इस दौरान यह भी कहा गया है कि आपातकालीन सेवा बाधित ना हो। तो इसको लेकर आप बता दें कि कांग्रेस द्वारा आज हल्ला बोल रैली निकाली जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार बेंगलुरु में सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए साइबर बस शुरू करने और फ्लाईओवर बनाने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना मुश्किल है, इसलिए हमने 2 निर्णय लिए हैं। पहला, इसके लिए हमें जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हम 3 डेक या ग्रेड सुपरेटर का निर्माण करेंगे, जैसा कि चेन्नई में किया गया था। आपको बता दें कि गडकरी पिछले 2 दिन से यहां एक कार्यक्रम मंथन में भाग ले रहे हैं, जो सड़क के बुनियादी ढांचे और गतिशीलता में सुधार का एक सत्र है। इस सत्र में केंद्रीय और राज्य के मंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल हुए हैं। इस सत्र के बाद गडकरी ने संवाददाता सम्मेलन में बात करते हुए कहा कि बिजली पर, सार्वजनिक परिवहन पर काम कर रहे हैं। अब तकनीकी बहुत बदल गई है। बेंगलुरु में जमीन अधिग्रहण करना मुश्किल है, इसलिए मैंने फिलीपींस और अन्य देशों की तरह साइबर बस के उपयोग का सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश का एक नाबालिग लड़का अपने बीमार पिता को लीवर दान करना चाहता है। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि नाबालिग लड़के के वकील ने पीठ को बताया है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और यही उनकी जान बचाने का एकमात्र तरीका है। इस याचिका में कहा गया था कि नाबालिग लड़का अपने पिता को लीवर दान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उनकी हालत गंभीर है। इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए, ऐसे कोर्ट में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया। ये याचिका 8 सितंबर 2022 को ही दायर कर दी गई थी। तत्कालीनता को ध्यान में रखते हुए इस पर अगले ही दिन सुनवाई की गई। अब इस मामले में 12 सितंबर को सुनवाई होनी है। दरअसल ऐसे मामले में मरीज की हालत देखते हुए सरकार को जल्द फैसला लेना होता है। यही कारण है कि कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि भारतीय कानून के अनुसार नाबालिग को मौत से पहले अंग दान करने की अनुमति नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंडी दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों आप नेताओं ने लोगों को गारंटी दी है कि सरकार आने पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली और युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही दावा किया कि सरकारी नौकरियां के लिए होने वाले पेपर लीक नहीं होने देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल के युवाओं को 6 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 3,000 रुपए भत्ता देंगे। पेपर लीक करने वाले के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ ही दावा किएगा कि हिमाचल के व्यापारियों को काम करने के लिए अच्छा माहौल देंगे। जनता को सरकारी काम करवाने और कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए हर साल 10 लाख की ग्रांट और प्रधान को प्रति महीने 10,000 रुपए देंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों की फ्री में तीर्थ यात्रा भी करवाएंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को न सिर्फ बेहतर करने बल्कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक विकसित करने की कोशिश का दावा आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक को अरविंद केजरीवाल की सरकार मॉडल की तरफ पेश करती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अपनी दिल्ली आरोग्य कोष योजना के तहत 4.27 लाख के अधिक
मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर 168.43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अधिक से अधिक लोगों को इस सरकारी योजना का समय पर लाभ सुनिश्चित कराने की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि साल 2017 से मार्च 2022 के बीच 4.27 लाख से ज्यादा मरीजों ने योजना का लाभ लिया है और इसके लिए सरकार की ओर से अब तक 168.43 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली आरोग्य कोष के तहत 4 योजनाएं हैं, जिनमें मेडिकल ट्रांसप्लांट के लिए सरकार से वित्तीय सहायता, विभिन्न प्रकार की सर्जरी, 136 प्रकार के चिकित्सा परीक्षण और दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए फरिश्ते योजना शामिल की गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनके राज्य में शराबबंदी लागू करने के लिए सराहना की। साथ ही कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा लंबे समय से बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रही हैं। उन्होंने यहां अपने आवास पर शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में नीतीश कुमार ने कम से कम अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का साहस तो दिखाया। उन्होंने कहा कि ये पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि नीतीश कुमार मोदी के विकल्प के तौर पर उभरेंगे। उमा भारती ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मोदी एक अद्वितीय व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं। भारती ने कहा कि इसके अलावा वो पीएम भगवान की रचना है और लोग उनके साथ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लेकिन नीतीश कुमार के प्रयासों से विपक्ष मजबूत होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। नीतीश ने हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और विपक्षी दलों की एकता के प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश में शराब की बिक्री में कमी करने की इच्छा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर महिलाएं इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाएंगी। भारतीय लंबे समय से महिलाओं की पीड़ा और उनकी शराबबंदी की मांग का हवाला देते हुए राज्य में शराब बिक्री का लगातार विरोध कर रही हैं। पंजाब की भगवत मान सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इसके मुस्ताना साहिब मेडिकल कॉलेज के लिए 1020 पोस्ट पर भर्ती की जाएंगी। कॉलेज में 400 विजिटिंग प्रोफेसर्स लगाए जाएंगे और ये तब होंगे जब तक पक्की भर्ती नहीं हो जाएगी। बता दें कि क्योंकि 550 के करीब पक्की भर्तियां कॉलेज में करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। कॉलेज में लगी गेस्ट
फैकल्टी की सैलरी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। बता दें कि 4,300 जो गार्जियन ऑफ गवर्नेंस पिछली सरकार ने रखे थे उन्हें हटाने का फैसला भी किया गया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब सरकार ने फरीदकोट शहर के आराम मार्केट और एसबीएस नगर जिले के गांव लालेवाल को अफ्रीकी स्वाइन बुखार प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। तो ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं, इसको लेकर भर्तियां भी की जाएंगी। भगवत मान की तरफ से फैसला लिया गया है, इसमें प्रोफेसर्स की भर्तियां की जाएंगी और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा के नारनौल की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी एग्जाम में पूरे देश में टॉप किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने उसके माता पिता से बात की। सुनिए। जी जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? तनिष्का की माता जी? हाँ जी। मम्मी बोल रहे। अच्छा अच्छा, तो पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि तनिष्का ने नीट में ऑल इंडिया टॉप किया है। थैंक यू सर। आपको भी, क्योंकि हरियाणा पता है कि हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कहाँ है तनिष्का बेटी? अभी यही है सर। बात कराओ। हेलो तनिष्का बेटे। गुड इवनिंग सर। ना नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तुमने जो है देश में नीट एग्जाम टॉप करके और हरियाणा का नाम बढ़ाया है। थैंक यू। हाँ, तो अभी मुझे पता लगा, मैंने कहा मैं बेटे से बात करता हूँ। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा टीचर। अच्छा, तो उनका भी लाभ मिला ही होगा, फिर टीचर हैं तो तुम्हें पढ़ाया भी होगा उन्होंने। अब पढ़ाएंगे, जब मैं छोटी थी तब तो। जब छोटी थी? तब तो हाँ, छोटी थी तब तो पढ़ाते थे सर। अभी तो मतलब मैं खुद से पढ़ती थी, बट मम्मी पापा पूरा सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पापा को भी बधाई देना, पापा को भी हमारी ओर से शुभकामना। कहाँ है पापा? बात करा दूँ। अच्छा, अब नीट पास करने के बाद आप जो है कौन से मेडिकल कॉलेज की चॉइस भरेंगे? एम्स दिल्ली। तो स्वाभाविक है, नीट टॉप किया है तो आप तो देश के किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपका नंबर 1 आना ही आना है। एम्स दिल्ली में आप एक अच्छे डॉक्टर बन करके और आगे बढ़ोगे और देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की सेवा करोगे। आपको, आपके माता पिता को। अच्छा, कौन सा स्कूल था तुम्हारा? स्कूल तो 10 तक तो वहाँ पे था, शिक्षण केंद्र। हाँ। और 11 12 में कोटा में था, पब्लिक। अच्छा, कोटा से पढ़े। 10 तक कहाँ था? वहाँ पे नारनौल में यदुवंशी शिक्षा निकेतन। अच्छा, यदुवंशी शिक्षा निकेतन। तो माता पिता के साथ आपके जो अध्यापक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है ना? हाँ, कभी भी कोई कठिनाई आए तो जरूर हमको बताना। तुम्हारे पढ़ाई में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो हम हमेशा से तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। पापा कहाँ है, जरा कराओ बात। नमस्कार, कृष्ण जी बोल रहे हैं? हाँ सर, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी। हाँ, तो कौन सा गांव, कौन सा शहर आपका? नारनौल में है या किसी गांव में है? नारनौल में, नारनौल के पास बिल्कुल हमारा NH 11 पे बाछौद है जी। बाछौद। हाँ, बाछौद। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर सामने आई है। देश में कोविड मामलों का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में संक्रमण के 5000 से कम यानी कुल 4,417 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 4,44,66,866 हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 52,336 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 23 लोगों की मौत भी हुई है। कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,28,030 हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 6,032 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। बता दें कि कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और बीते 24 घंटों में तमाम लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है।
दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने शनिवार से मौसम के बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मौसम की इस तरह रहेगा कि वो रविवार को बारिश की संभावना भी जाहिर की है। इसके बाद मंगलवार को, बुधवार और गुरुवार एक बार फिर बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 सितंबर तक अधिकतम तापमान 30 से और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो इसके सिलसिले में बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।